दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2015 में रिलीज हुई फिल्म ब्लैक हैट की, जो कि क्रिस हेम्सवर्थ की एक काफ़ी ज़बरदस्त हैकिंग वाली एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें हांगकांग में चाइवान में न्यूक्लियर प्लांट देखने मिलता है, जिसमें उसके कूलर पंप से उस जगह को ठंडा रखा जाता है और अचानक से उसके सिस्टम को कोई हैक कर लेता है और इसी के चलते प्लांट्स में बदलाव आने लगते हैं और उस कूलर पंप बंद हो जाते हैं। और इसी चीज़ के चलते वहाँ की गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वो प्लांट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और फिर इस चीज़ के बारे में न्यूज़ में बताया जाता है, जिसमें उस जगह पर काफ़ी मानहानि हुई होती है। दूसरी तरफ हमें ऑफिसर चैन नज़र आते हैं, जिसे गवर्नमेंट ऑफिस में बुलाया जाते हैं और वो MIT के एक काफ़ी फेमस हैकिंग एक्सपर्ट होते हैं और वहाँ उन्हें इस हमले के बारे में पूछा जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि इस हमले को RAT यानी कि रिमोट एक्सेस टूल नाम के सॉफ्टवेयर से करवाया गया है और वहाँ उसका कोड उसे देखने चाहिए होगा, जिसमें ऑफिसर्स बताते हैं कि वो कोड उन्हें नहीं मिल सकता क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट बर्बाद हो चुका है और वहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिका के एक प्लांट पर भी ऐसा ही हमला हुआ था, लेकिन उन लोगों ने उसे रोक दिया और वो लोग चाहे तो वहाँ से कोड मंगवा सकते हैं, जिसमें चैन उन्हें उस कोड को मंगवाने कहता है और वो वहाँ से निकलता है। और फिर घर पर चैन को वो कोड मिलता है जो कि उसे FBI वाले भेजते हैं और वो उस कोड को देखता है, जिसमें वो चौंक जाता है। और फिर चैन जाकर अपनी बहन लुई से मिलता है, जो कि एक नेटवर्किंग इंजीनियर होती है और वहाँ चैन को उसकी मदद चाहिए, ये वो बताता है, क्योंकि कोई काफ़ी बड़ा ब्लैक हैट हैकर न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर रहा होता है और इसी वजह से लुई भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ हांगकांग में शेयर मार्केट में सिस्टम को हैक किया जाता है और इस चीज़ से मार्केट में काफ़ी बड़ा उछाल आता है और ये काम वही हैकर का है जिसने न्यूक्लियर प्लांट्स को बर्बाद किया था और इस चीज़ से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ होता है। और फिर चैन हमें FBI ऑफिसर कैरोल के साथ अमेरिका में दिखता है और वो लोग एक जगह पर आते हैं और उन लोगों को बताया जाता है कि ये दोनों चीज़ें रैट से ही हुई है और वहाँ चैन बताता है कि उसे रैट के बारे में सभी चीज़ें पता है और वहाँ चैन कैरोल से बात करता है और वो उसे बताता है कि उसने रैट बनाया था और उसे निक की मदद चाहिए, क्योंकि निक और चैन MIT में साथ में थे और वहाँ पर दोनों ने साथ में मिलकर ही ये प्रोजेक्ट बनाया था और निक के बिना ये काम नहीं हो सकता, ये वो बताता है। और तब कैरोल बताती है कि निक ने 5 बैंकों को हैक किया था और इसी वजह से वो जेल में, जिसमें उसे निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। और वहाँ चैन बोलता है कि ब्लैक हैट हैकर को रैट ऑनलाइन मिला है और वो उसे यूज़ कर रहा है और अगर उन्हें ढूंढना है तो उन्हें निक की मदद लेनी होगी। अगले दिन निक की मुलाकात एक ऑफिसर से होती है और वो निक को उसकी सज़ा कम करवाने के बदले में उसकी मदद मांगता है और वहाँ निक उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मामला कितना सीरियस है और इसी वजह से वो मिशन के बाद आज़ाद होने की शर्त रखता है और तब ऑफिसर ये ना चाहते हुए भी मान लेता है। लेकिन वो ऑफिसर तब तक निक के पैर में एंकल ब्रेसलेट मॉनिटर मिशन खत्म होने तक रखेगा, ये बताता है और फिर वो कैरोल से इस बारे में बात करता है। अगले दिन निक आज़ाद होता है और वो आकर चैन से मिलता है, जिसमें दोनों काफ़ी वक्त के बाद मिले होते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और वो लोग इस केस के चलते हांगकांग की तरफ आते हैं और वहाँ आकर वो लोग कंपनी के सिस्टम रूम में आकर सभी चीज़ें देखते हैं और वहाँ सैम नाम का बंदा होता है और वहाँ निक बताता है कि रैट के चलते सिस्टम को चलाने के लिए उसमें कोड डालना पड़ता है और वहाँ सैम बताता है कि इस जगह पर उसके अलावा कोई भी लॉगिन ही नहीं कर सकता। और तब निक उसका PC देखता है और वो उसकी सिस्टम में ऑनलाइन जाकर सभी सीक्रेट फाइल्स देखता है, जिसमें उसे एक हैकिंग का कोड मिलता है। और तब वहाँ कैरोल सैम से पूछती है कि क्या उसने अपना पेन ड्राइव वहाँ पर छोड़ा है, जिसमें वो हाँ बोलता है। और वहाँ निक उसे नए और आने जाने वाले एम्प्लॉयज़ के बारे में पूछता है, जिसमें उसे एक आदमी पर शक होता है और वहाँ सैम उसके फ़ोटो लाकर दिखाता है और फिर वो लोग उसके वीडियोस देखते हैं, जिसमें उसके हाथ के टैटू को देखकर वो लोग इसके बारे में FBI में पता लगवाते हैं, जिसमें वो एक मुजरिम होता है, ये पता चलता है और वहाँ निक उसे पकड़ने कहता है और तब कैरोल वहाँ से अपने लोगों के साथ निकलती है
दूसरी तरफ चैन आकर शेयर मार्केट के एक आदमी से मिलता है और शेयर मार्केट में उछाल से काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन उससे किसी ना किसी को फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा और इसी वजह से उन्हें सारे ट्रेडर्स की जानकारी चाहिए, ये वो बोलते हैं और वहाँ वो आदमी देने से मना कर देता है। तब वहाँ कैरोल बताती है कि अगर उसने जानकारी नहीं दी तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी और FBI के इन्वेस्टिगेशन से उसकी कंपनी का नाम काफ़ी ख़राब हो सकता है और ना चाहते हुए ये चीज़ उसे देनी होगी। और तब वो आदमी ट्रेडर की जानकारी देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ चैन और लुई उस आदमी के घर पर आते हैं और वहाँ वो आदमी मरा हुआ मिलता है और इस चीज़ से दोनों काफ़ी डर जाते हैं। और फिर वहाँ लुई उसकी सिस्टम देखती है जिसमें निक को वहाँ ब्लैक हैकर्स के मैसेज मिलते हैं जिसमें वो मरा हुआ आदमी और हैकर मिलने वाले थे। और तब निक उससे बात करता है और वहाँ निक उसे मिलने कहता है और वो लोग एक होटल में मिलने का डिसाइड करते हैं। और फिर वहाँ पुलिस वालों के साथ ऑफिसर रे भी आता है जिसमें उसका फ़ोन काम नहीं करता और वो निक पर नज़र रखने का काम भी करता है। और तब निक उसके फ़ोन में रोमिंग स्टार्ट कर देता है, साथ ही वो अपने एंकल ब्रेसलेट मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को एक दिन के बाद का सेट कर देता है जिससे अगर उसे भागना हो तो उसे आसानी हो। और फिर वहाँ रे कैरोल से बात करके ये चीज़ उसे बताता है जिसमें कैरोल और चैन शेयर मार्केट का डेटा देख रहे होते हैं और वहाँ कैरोल को 3 अकाउंट्स के बारे में पता चलता है जिसमें उन तीनों लोगों को शेयर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और फिर रात को रुई और निक आगे बढ़ते हैं और वहाँ दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और फिर दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं जिसमें उन लोगों को ब्लैक हैट हैकर वहीं पर मिलने वाला होता है। और वहाँ निक और लुई दोनों निक के जेल जाने के बारे में बात करते हैं जिसमें निक बताता है कि उसने कई सालों पहले एक आदमी से मारपीट की थी और इसी वजह से वो जेल चला गया था और तब जेल में उसने साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई की और फिर वो MIT गया और वो एक्सपर्ट बन गया था और उसके बाद उसने बैंक को लूटकर पैसा गरीबों में बांट दिया था और इसी वजह से उसे सज़ा हुई थी, ये वो बताता है जिसमें वो अपने काम के ऊपर काफ़ी डेडिकेटेड है, ये वो बोलता है। और वहाँ लुई बताती है कि वो अब जेल में नहीं है और उसे खुद को आज़ाद फील करना चाहिए, साथ ही उसे हर काम को काफ़ी सोच समझकर आराम से करना चाहिए। जिसमें निक आसपास देखता है और वहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया होता और वहीं पर निक को कैमरा दिखता है। तब वो अंदर उस सिस्टम रूम में जाकर उसे देखता है और वहाँ वो देखता है कि उस कैमरा से उन दोनों पर नज़र रखी जा रही है और ये काम उसी हैकर का है, ये निक समझ जाता है और तब वो सिस्टम से उसे मैसेज करता है और वहाँ IP एड्रेस से निक को यूक्रेन का एक एड्रेस मिलता है जो कि VPN से बदला हुआ होगा, ये वो समझ जाता है। और फिर निक को उस हैकर का मैसेज आता है और तब निक अपना नाम गोस्टमैन बताता है और तब वो हैकर उसे मार देने की धमकी देता है और तब निक वहाँ से निकलता है और लुई के साथ वो उस रेस्टोरेंट से भाग जाता है और फिर दोनों एक टैक्सी में आते हैं और वहाँ से चैन के पास जाने निकलते हैं। और फिर रात को वो लोग चैन से बात करते हैं और चैन के पास उन 3 लोगों की जानकारी होती है जिससे शेयर मार्केट में हैक होने से काफ़ी फ़ायदा हुआ होता है। और वहाँ चैन लुई को उसके लास्ट बर्थडे पर उनके मिलने की जगह पर मिलने कहता है और तब वो हाँ बोलती है और वहाँ से चैन और लुई टेरेस पर आते हैं और वहाँ दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ चुकी होती है और दोनों करीब आते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे होते हैं। अगले दिन सभी लोग पावर प्लांट के मैन ऑफिस की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो लोगों की मुलाकात एलेक्स नाम के एक आदमी से होती है जो कि उन्हें कोई भी हमले के बाद धमकी या डिमांड नहीं मिला और हैकर ने ये क्यों किया ये नहीं समझता, ये बताता है। और तब वहाँ निक देखता है कि हमले के लिए उनकी सिस्टम तो यूज़ की गई होगी और वहाँ निक को उसकी सिस्टम को चेक करना होता है जिसमें एलेक्स बताता है कि वो सिस्टम पावर प्लांट के अंदर है जिसमें वहाँ तक अभी भी काफ़ी गर्मी है और उसे ठंडा किया जा रहा है और अगर एक बार वो थोड़ा सा ठंडा हुआ तो वो लोग वहाँ से सिस्टम को निकाल सकते हैं। और फिर सभी लोग एक जगह पर आकर उन 3 लोगों की जानकारी देखते हैं जिसमें उन लोगों के पास अभी भी उनके अकाउंट में ही पैसे होते हैं। और वहाँ निक तीनों एक दूसरे से कैसे बात करता है ये पूछता है जिसमें वो तीनों कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते, ये पता चलता है। और वहाँ कैरोल निक अगर उसकी जगह पर होता तो क्या करता ये पूछती है जिसमें निक बताता है कि अगर वो उनकी जगह पर होता तो वो पैसे कैश में निकाल लेता जिससे इस चीज़ को कोई भी सबूत ही न रहे और उन्हें पैसों को ट्रैक भी ना किया जा सके। और फिर वहाँ निक उनकी डेली की लोकेशन देखता है और उन तीनों लोगों के ऊपर कोई भी एक आदमी है ये वो बताता है जिसमें तीनों की लोकेशन एक जगह पर डेली मिलती है।
और फिर सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जिसमें वहां पर एक पेड़ की लोकेशन होती है और वहां पर उनकी मुलाकात कुछ ऑफिसर्स से होती है, जिसमें वो बताता है कि तीनों में से एक आदमी पर उनकी पूरी नज़र है क्योंकि उनके ऊपर उन लोगों को शक है और उसका नाम कैस्पर है और वो डेली उस पेड़ के सामने के रेस्टोरेंट में अकेला रुकता है और फिर वहाँ से वो निकल जाता है, जिसमें वो पहले मिलिट्री में था, ये चीज़ उन्हें पता चलती है। और फिर निक उसे उसका फ़ोन यूज़ करते हुए वीडियो में देख लेता है और फिर वो पेड़ के पास आता है और वो उस जगह को देखता है जिसमें वहाँ पर उसे सिग्नल की कोई भी जगह नहीं दिखती। और तब निक चैन का फ़ोन लेता है और वो उससे आसपास के सिग्नल्स देखने लगता है, जिसमें निक को पेड़ के पास एक जगह पर एक काफ़ी ज़्यादा ब्लूटूथ सिग्नल मिलता है और तब वो उस जगह को चेक करता है और वहीं पर उसे एक डिवाइस मिलता है और वो उसे चेक करता है जिसमें उसे पता चलता है कि उन तीनों को उसी डिवाइस से मैसेज मिलता था जो कि उनका बॉस देता था और उन्हें आगे क्या काम करना था ये चीज़ उन्हें ऐसे ही पता चलती थी। और तब कैरोल निक को उस मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने कहती है, जिसमें निक इस चीज़ में टाइम जाएगा ये बताता है और वहाँ उन लोगों को कैस्पर को पकड़ने के से कोई भी फ़ायदा फ़िलहाल नज़र नहीं आता। दूसरे दिन कैस्पर अपने घर पर होता है और वहाँ पर वो समझ जाता है कि कोई उन पर नज़र रखे हुए होते हैं जो कि वहाँ के लोकल पुलिस होती है। और फिर ऑफिस में पता चलता है कि सारे अकाउंट से पैसे गायब हो चुके हैं और इस चीज़ से सभी लोग चौंक जाते हैं और वहाँ चैन आकर निक को अपने साथ आने कहता है और वो लोग इस चीज़ की डिटेल देखते हैं जिसमें उन लोगों को सारे पैसे मकाऊ के एक कैसीनो में भेजे जा रहे हैं ये चीज़ पता चलती है, जिसमें वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते और इसी वजह से वो लोग कैस्पर को पकड़ने का डिसाइड करते हैं। और वहाँ से सभी लोग एक हेलीकॉप्टर में अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो लोग एक जगह पर आकर कैस्पर को पकड़ने चाहते हैं और तब तक कैस्पर ने पुलिस ऑफिसर्स को पकड़कर मार दिया होता है और तब उन लोगों को देखकर सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ से वो लोग कैस्पर का घर देखते हैं जिसमें उन्हें कोई भी नहीं मिलता, लेकिन घर के अंदर एक अंडरग्राउंड रास्ता होता है और तब वहाँ से सभी सैनिक नीचे आते हैं और वो लोग आगे जाते हैं और वहीं पर कैस्पर और उसके गुंडे उन लोगों पर हमला कर देते हैं और वो लड़ते लड़ते बाहर आते हैं, जिसमें वहाँ काफ़ी गोलीबारी होती है और वहाँ कैस्पर के कुछ गुंडे और कुछ ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं, जिसमें कैस्पर इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। और फिर कैस्पर वहाँ से निकलता है और एक बोट से आगे बढ़ जाता है जिसमें निक और बाकी लोग उसके पीछे जाते हैं, लेकिन तब तक कैस्पर वहाँ से काफ़ी दूर निकल चुका होता है। और फिर रात को उस जगह पर सभी लोग जमा होते हैं और वहाँ वो लोग कैस्पर के घर की चीज़ें देखते हैं, लेकिन उन्हें उस जगह पर कोई भी जानकारी नहीं मिलती और उसी दौरान चैन को फ़ोन आता है और तब वो निक को बुलाता है और निक के साथ वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर वो लोग पावर प्लांट की जगह पर आते हैं और वहाँ से वो लोग रेडियो एक्टिव सूट पहनकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें उस जगह की गर्मी को काफ़ी कम कर दिया गया होता है। और फिर वो लोग पंप की सिस्टम के रूम में आते हैं जिसमें वहाँ पूरी सिस्टम तबाह हो चुकी होती है और वहाँ वो लोग सिस्टम को खोलकर उसमें से हार्ड डिस्क निकालकर एक बॉक्स में डालते हैं और वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर वो लोग आकर अपनी लैब में उस हार्ड डिस्क को देखते हैं जिसमें वो करप्ट हो चुकी होती है और इस चीज़ से वो लोग दुखी होते हैं और तब वहाँ निक कैरोल से बात करता है जिसमें वो बताता है कि जब उस पर केस चला था तब उसने अपने पूरे डेटा को उतार दिया था, लेकिन केस के दौरान FBI ने उस डेटा को ढूंढकर निकाल लिया था, जिसमें वहाँ कैरोल बताती है कि FBI के पास ब्लैक विडो नाम का सॉफ्टवेयर है और उसी से ये चीज़ की जा सकती है, लेकिन उसे सिर्फ काफ़ी बड़े बड़े केसेस में कुछ ही घंटों तक यूज़ करने मिलता है। और वहाँ कैरोल अपने बॉस जॉन को ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए मांगती है, जिसमें वो इस चीज़ के लिए मना कर देता है क्योंकि ये मामला चाइनीज़ गवर्नमेंट से भी जुड़ा हुआ था। और तब वहाँ निक कैरोल को पूछता है कि वो लोग उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं, जिसमें कैरोल बताती है कि वो लोग उसे सिर्फ रिमोट लॉगिन से यूज़ करते हैं और तब निक जॉन से उसे हैक कर लेगा ये बोलता है और तो वहाँ से सभी लोग लैब में आते हैं और तब वहाँ कैरोल बताती है कि अगर उन लोगों को पता चला कि ब्लैक विडो को निक ने यूज़ किया है तो वो मारा जा सकता है, लेकिन वहाँ निक उसे यूज़ करने के लिए तैयार होता है और वो सभी लोगों को बाहर जाने कहता है, जिससे इंक्वायरी में उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं थी ये चीज़ वो बता सके, लेकिन वहाँ लुई बाहर जाने से मना कर देती है। और फिर निक जॉन के वहाँ उसके सीनियर के मेल आईडी से एक डुप्लीकेट मेल भेजता है जिसमें जॉन को बताया जाता है कि उसकी बात अभी कैरोल से चाइनीज़ एम्बेसी की मदद के लिए ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हुई थी और इसी वजह से उसे पासवर्ड को बदलने कहा जाता है, साथ ही उसे एक फ़ाइल भी भेजी जाती है और जैसे जॉन उस फाइल को ओपन करता है उसका लॉगिन और नया पासवर्ड निक भी देख लेता है।
और वो उससे ब्लैक विडो में लॉग इन करता है और फिर निक उस हार्ड डिस्क के डेटा को रिकवर कर लेता है और फिर वहाँ से बाकी लोग नीचे आते हैं और वहाँ एक आदमी की नज़र उन पर होती है और वो कैस्पर का आदमी होता है और फिर वो चैन की गाड़ी में एक टैकर लगाकर आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद निक आकर कैरोल और बाकी लोगों से मिलता है और उनका काम हो गया ये वो बताता है, जिसमें कैरोल उनकी तारीफ करती है और फिर सभी लोग उसकी फाइल्स देखते हैं जिसमें निक को दुश्मन की हैकिंग सिस्टम की एक फाइल से उनका एड्रेस जकार्ता का है ये पता चलता है और वहाँ एफबीआई और चाइना के लोग भी कुछ नहीं कर सकते ये वो बताते हैं, जिसमें उन लोगों को अकेले ही जाकर वहाँ पर इस चीज़ का पता लगाना होता है। और फिर वहाँ लुई सिस्टम के नेटवर्क को देखती है जिसमें उसे जकार्ता के एक जगह का लोकेशन मिलता है, लेकिन वहाँ पर उसे और कोई जानकारी नहीं मिलती। दूसरी तरफ चैन जाकर अपने सीनियर से मदद के लिए एक बार बात करता है जिसमें वो लोग बताते हैं कि एफबीआई वाले चाहते हैं कि वो लोग निक को फिर से जेल में डाल दें क्योंकि उसने ब्लैक विडो को यूज़ किया है और अब एफबीआई वालों को लग रहा है कि निक ने उसे चाइना को दे दिया है और वो चैन को निक को गवर्नमेंट के हवाले कर देने कहती है, जिसमें चैन बताता है कि उसके बिना उस हैकर को ढूंढा नहीं जा सकता, जिसमें वो लोग बताते हैं कि चैन अकेला जकार्ता जाकर ये कर सकता है और वहाँ चैन हाँ बोलता है और फिर चैन लुई को भागने के लिए मैसेज करता है जिसमें निक और वो वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ कैरल को भी फ़ोन आता है और उसे निक के ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बारे में बताया जाता है और जॉन कैरल को निक को लाने कहता है और तब कैरल बाहर आती है और वहाँ कैरल देखती है कि निक गायब है और वहाँ रे उसके एंकल ब्रेसलेट मॉनिटर्स को देखता है और निक वही बिल्डिंग में ये वो बताता है और तब वहाँ कैरल उसे रिफ्रेश रेट चेक करने कहती है जिसमें रे को पता चलता है कि निक ने उसे बदल दिया था और वो उसे 1 मिनट का सेट करता है जिससे उसे पता चलता है कि निक वहाँ से भाग रहा है और तब वो लोग उसे पकड़ने के लिए निकलते हैं और फिर एक जगह पर चैन निक को बताता है कि उसे पुलिस वाले पकड़ने आ रहे हैं, जिसमें वो जकार्ता चैन को उसके साथ आने कहता है जिसमें दोनों हाँ बोलते हैं और वो लोग लुई को वहीं पर रुकने कहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए भड़क जाती है और वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही लेगी ये बताती है और फिर वो लोग चैन की कार में वहाँ से निकलते हैं जिसमें लुई एक जगह पर नाराज़ होकर बाहर आ जाती है और वहाँ निक और लुई झगड़ रहे होते हैं जिसमें निक बताता है कि वो एक कैदी है और उसका कोई भी भविष्य नहीं है, साथ ही जकार्ता में काफ़ी खतरा भी है ये वो बताता है, जिसमें वहाँ लुई दुखी होती है और वहीं पर पीछे से कैस्पर आकर चैन की गाड़ी को उड़ा देता है जिसमें चैन वहीं पर मारा जाता है और वहाँ वो लोग निक को मारने उस पर गोलियां चलाते हैं जिसमें निक और लुई एक जगह पर छुप जाते हैं और तब तक वहाँ रे और कैरल भी आ जाते हैं और वो लोग कैस्पर के लोगों को मारने लगते हैं जिसमें वहाँ काफ़ी गोलीबारी होती है और वहाँ रे और कैरल भी मारे जाते हैं और उन लोगों को निक देख लेता है और फिर मौका मिलने पर वो वहाँ से भागता है और वो एक स्टेशन पर आकर ट्रेन में बैठ जाता है जिसमें ट्रेन वहाँ से निकलती है और इस तरह दोनों बच जाते हैं, लेकिन वहाँ लुई और निक दोनों चैन की मौत से काफ़ी दुखी होते हैं और दोनों उसका बदला लेने के लिए तैयार होते हैं और फिर दोनों एक जगह पर आकर निक का एंकल ब्रेसलेट मॉनिटर निकलवाते हैं और फिर वहाँ से एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर वो लोग जकार्ता की ओर रवाना होते हैं। अगले दिन सुबह दोनों जकार्ता पहुँचते हैं और वहाँ से दोनों नेटवर्क सिस्टम की मिली हुई लोकेशन के पास आते हैं जिसमें वहाँ उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता और वहीं पर पास में निक को नीचे जाने की एक जगह दिखती है। तब वो लोग वहाँ पर नीचे आते हैं और वहाँ निक को पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े डैम्स की पाइपलाइंस हैं और निक उन्हें देखता है और वहाँ निक और लुई ऊपर आते हैं जिसमें निक बताता है कि यहाँ के पंप्स भी वही है जो कि पावर प्लांट में यूज़ किए गए थे और वो पूरी चीज़ समझ जाता है, जिसमें हांगकांग के पावर प्लांट का हमला सिर्फ हैकर ने देखने के लिए किया था कि वो उसे हैक कर पाता है कि नहीं। असल में वो यहाँ के पंप्स को उड़ाने वाला है और इस चीज़ से यहाँ पर बनाई जाने वाली टिन में काफ़ी कटौती आएगी और इसलिए हैकर ने पैसे भी चुराए थे जिससे वो टिन को काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीद सके और फिर वो उसे बेच सके। और फिर निक और लुई वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से रात को वो लोग एक पार्किंग में आकर ऊपर से एक ट्रक को नीचे एक ऑनलाइन स्टोरेज कंपनी पर गिरा देते हैं और फिर उस जगह की कुछ देर बाद तहकीकात होती है। तब वहाँ निक अंदर घुस जाता है और वो वहाँ की सिस्टम में जाकर हैकर के पीसी के बारे में सिंगल लॉगिन से सब चीज़ें पता करता है, जिसमें सिंगल लॉगिन से असल में उसकी जानकारी किसी को भी नहीं मिलेगी और वो हैकर का सारा डेटा निकाल लेता है। और फिर निक और लुई उस डेटा को देखते हैं जिसमें उन्हें हमले के बारे में पता चलता है और यहाँ की एक बैंक में उस हैकर के $73 मिलियन रखे गए ये चीज़ भी पता चलती है।
अगले दिन लुई वहाँ से निकलती है और वो बैंक में जाती है और वहाँ वो बताती है कि आज उसकी मीटिंग है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन ख़राब हो गया है और वो एक आदमी को एक पेन ड्राइव से उसका प्रेजेंटेशन निकालने कहती है, जिसमें वो अपनी सिस्टम से पेन ड्राइव को लगाता है और इसी के साथ दूसरी तरफ निक को बैंक का लॉगिन मिल जाता है और वह हैकर के अकाउंट को खाली करके सारा पैसा अपने अकाउंट में ले लेता है। और फिर निक हैकर को मैसेज करता है जिसमें वो उसे अपना नंबर देता है और फ़ोन करने कहता है। कुछ घंटों के बाद निक को फ़ोन आता है जिसमें उसकी बात कैस्पर से होती है और वो निक को पैसे वापस करने कहता है, जिसमें निक उसे उसके बॉस को बात करवाने कहता है, वरना वो पैसे नहीं देने की धमकी देता है। और तब हमें कैस्पर का बॉस यानी कि असली ब्लैक हैट हैकर सड़क नज़र आता है और वो निक से बात करता है जिसमें वो उसके पैसे देने कहता है। और वहाँ निक बताता है कि वो पैसे उसे नहीं चाहिए, उसे उसका पार्टनर बनना है, जिसमें उसे उसका पूरा प्लान पता है और वो उसके टीम के बिजनेस में होने वाले पैसों में से 20% मांगता है, जिसमें सड़क हाँ बोलता है और वो निक को मिलने कहता है, जिसमें निक इस चीज़ के लिए हाँ बोलता है और वो मिलने के बाद ही उसे पैसे वापस देगा ये बताता है। और फिर निक उसे मिलने की जगह बताता है और फिर वहाँ से निक अपने शरीर पर काफ़ी सारी चीज़ गोलियों से बचने के लिए लगा देता है और वो स्क्रू ड्राइवर को एज हथियार अपने साथ रख लेता है और फिर वो सड़क से मिलने तैयार होता है। और अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो लुई को इस देश को छोड़कर हांगकांग जाने कहता है, जिसमें वो हाँ बोलती है। और फिर रात को एक जगह पर फेस्टिवल चल रहा होता है और वहाँ कैस्पर और सड़क अपने लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें निक की नज़र उन पर ही होती है और वो उन लोगों के पीछे जाता है और वो कैस्पर के पास जा रहा होता है। तब कैस्पर उसे पकड़ लेता है और वो निक को अपने हाथ ऊपर करने कहता है और फिर वो उसे देखने जाता है, जिसमें निक अपना स्क्रू ड्राइवर निकाल कर कैस्पर को वहीं पर मार देता है। और फिर निक सड़क की तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ सड़क भी उसके पास आता है और वो उसे पैसे देने कहता है, जिसमें निक बताता है कि उसे पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने दोस्त का बदला लेने आया है। और वहाँ सड़क के काफ़ी सारे लोग गोलियां चलाते हैं, जिसमें निक को एक गोली लगती है और वो एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है, लेकिन वो घायल भी होता है। और वहाँ सड़क पीछे से आता है और वो निक को मारने जाता है और तब निक अपना चाकू लेकर सड़क को काफ़ी ज़्यादा घाव देकर उसे वहीं पर मार देता है। और फिर निक वहाँ से घायल हालत में आगे बढ़ता है, जिसमें लुई उसके पास आती है और दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर दोनों एक जगह पर रुकते हैं, जिसमें निक का घाव वो लोग देखते हैं और फिर वो लोग उसका इलाज करते हैं, जिसमें निक की हालत ठीक होने लगती है। अगले दिन निक एक एटीएम से कुछ पैसे निकालता है, जिसमें उसके पास अब सड़क का सारा पैसा होता है और फिर निक वहाँ से लुई के साथ एयरपोर्ट से निकल जाता है। और इसी के साथ ये काफ़ी शानदार फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।